बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आज का खिताब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कोई नया रुख दे सकता है या ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? और दूसरा ये कि जो अपना सिविल सुप्रीमेसी है, क्या उसको इस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है? और ये जो सदारती निज़ाम का राग अलापा जा रहा है और जिस रागनी में अलापा जा रहा है उसका मतलब क्या है? और यूथियाज ने एक और भयानक साजिश रचा रखी है, उससे भी हम पर्दा हटाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि अप्रैल में जो है वो फरवरी में इंतखाबात या मार्च में इंतखाबात की बात क्यों की जा रही थी, इसको भी ज़रा हम जो है वह तफसील से डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, आज आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का योम शोधा के मौके पर तफसीली जो खिताब था वो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा होगा, ताहम उसकी कुछ झलकियाँ आप मुलाहिजा फरमा लें। फौज ने तो अपना कथार शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी और यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लकब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये खिताब उस वक्त जब हमारे सामने आता जब उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया जा रहा था या किया गया था, तो कितना ही अच्छा होता। और कितना ही अच्छा होता जब उन्हें जो है वो एक एक्सटेंशन दिया गया और उस एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और इतने सारे झमेले हुए। ताहम उस वक्त अगर उनको इसी तरह का वो खिताब कर देते तो शायद ही आज सूरत हाल कुछ और होती। और जिस तरह आरटीएस के मामले को जो बैठने को अभी तक जस्टिफाई किया जा रहा है, तो बहरहाल हैरत होती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब तैनात किया गया उस वक्त तो उन्होंने इस तरह के ख्यालात का इजहार नहीं किया और ना ही जब उन्होंने एक्सटेंशन ली तो उस एक्सटेंशन को उन्होंने गलत करार दिया, गलत कहा, गलत माना। ताहम आज जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, 2 दिन 3 दिन रह गए हैं, तो उस वक्त उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि पाक फौज को गैर सियासी होना चाहिए। तो नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते आरटीएस के बैठने के बाद के जो नतायज सामने आए, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया, उसको जो है वो उसका दिफा करते हुए नजर आए। जबकि जो नतायज इंतखाबात के जो नतायज आए थे 2018 में, वो खुद अपने आप में हैरानकुन थे। हैरत की बात तो यह है कि जो कैंडिडेट इन इंतखाबात में जीत गए थे वो खुद हैरान थे, क्योंकि वो तो हार चुके थे और जो कैंडिडेट्स इंतखाबात हार गए थे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इंतखाबात हार चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह कराची की अगर बात करें
तो अजीजाबाद की जिस तरह नशस्तें यानी MQM के मुंह से छीन ली गई और जिस तरह पीपुल्स पार्टी की नशस्तें लियारी से और मलीर से छीन ली गई, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो ऐसी कई नशस्तें निकल आएंगी जो ज़बरदस्ती सियासी जमातों के मुंह से निकाल ली गई और जो विनिंग कैंडिडेट्स से उनको जिस तरह PTI में शामिल करवाया गया, तो इसके बावजूद भी इस चीज़ को दिफा करना ये अपने आप में बहुत हैरानकुन है। तो नाज़रीन, इसके अलावा उन्होंने जो है वो 1971 का जो सानिया था सुकूत ढाका का, यानी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सिर्फ सिविलियन यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सियासी लीडरशिप थी, उस पे आयद की। जबकि मैं इसमें ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आज भी दस्तयाब है, आज भी मौजूद है और हर बड़े बुक स्टॉल पर मौजूद है। और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख्यालात, उनके जज्बात और उन्होंने जिस तरह 1971 के सानिए में पाक फौज के किरदार को डिफेंड किया, वो अपने आप में माना खेज है और हक़ाइक़ उसके बरअक्स हैं। तो नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस खिताब ने इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, मुझे एक चीज़ याद आ गई तो मैं वो बताता चलूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला सर पे है और आज उस पर वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ है। तो हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिताब पे बात करने के बाद ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया, देखना यह है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये खिताब है, ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कौन सा नया रुख देता है, या फिर जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं कौन सा नया रुख अख्तियार करते हैं, और क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या उसने सिविल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है। यानी ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत वसी मफहूम रखते हैं और वसी पस मंज़र रखते हैं। नाज़रीन, अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि सब अच्छा हो जाएगा और सब आइन के मुताबिक चलेगा और हर इदारा आइन के अंदर रहकर काम करेगा और उसकी आइन में जो उनकी हुदूद और क़यूद मुकर्रर की गई हैं उसके मुताबिक चलकर अपना काम सरअंजाम देगा, तो ये मेरे ख्याल में ये दीवाने का ख्वाब ही लगता है। जिस मुल्क में यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हो चुकी, अगर इस्टेब्लिशमेंट पिछले साल फरवरी में गैर सियासी हो चुकी, तो उसके बाद इस बार जो समरी के मामले को जिस तरह उलझाया गया, जिस तरह लटकाया गया, जिस तरह बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई, जिस तरह नंबर्स ऊपर नीचे करने की कोशिश की गई, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये भी बात करता चलूँ कि मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट सिविल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेगी। ताहम इतना ज़रूर होना चाहिए कि अपना जो मिलिट्री और जो सिविल सुप्रीमेसी है, इन दोनों में जो है वो एक तवाज़ुन होना चाहिए। यानी पाक फौज के जो अख्तियारात हैं उनमें और अवाम के जो हुकूक हैं उनमें एक तवाज़ुन होना चाहिए और उस तवाज़ुन की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए। तो नाज़रीन, जहाँ तक बात है कि सिविल सुप्रीमेसी को तस्लीम करने की, और अगर बात है कि जो है पाक फौज के सियासत से अलग हो जाने की, तो मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि अगर पाक फौज पिछली फरवरी में जो है वो उनका सियासी किरदार ख़त्म हो चुका होता, अगर उनकी सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो चुकी होती और अगर ये सारे मामलात हो चुके होते, तो आज बलोचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और जो शख्स तालिबान को ले आकर खैबर पख्तूनख्वा में अपना बिठाता रहा, उनसे मुज़ाकरात करता रहा, पता नहीं क्या क्या करता रहा जब अहम तरीन तैनाती पोस्ट पर वो तैनात था, और आज भले वो मैं लाला सहराई की बात कर रहा हूँ, आज भले वो जनूबी पंजाब में मौजूद है, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में जो लहू बह रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी की एक लहर दौड़ी हुई है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा में किसी की जान और माल महफूज नहीं है, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन साहब का, यानी लाला सहराई साहब का। तो नाज़रीन, आज हम पहले बात करते हैं कि आज वज़ीर आज़म हाउस में, जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह बल्कि रात देर से ही जो समरी थी जो अपना GHQ से रवाना हुई थी,
और पैया चलती चलती बड़ी मुश्किल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंची और फिर वहां से घूमती घामती चक्कर काटती हवा खाती ताज़ा हवा लेती फ्रेश होती होती आके वज़ीर आज़म हाउस पहुंची और वज़ीर आज़म हाउस को वज़ीर आज़म को बड़ा सुकून मिला और उन्होंने उस समरी को तकिए के नीचे रखा और गुज़िश्ता शब वो बड़े सुकून से सोए। मतलब हैरत की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक हुकूमत, एक पूरा मुल्क, पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की मईशत एक 22 ग्रेड के ऑफिसर की तैनाती के पीछे पिछले 15 दिनों से बल्कि 1 महीने से घूम रही है, दौड़ रही है और लॉबिंग चल रही है और सियासत चल रही है और कंस्पिरेसीज चल रही हैं और एक ऐसी कैफियत पैदा की गई है कि लोग जहनी तौर पर शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं। तो बहरहाल शुक्र है कि वो समरी रात पहुंची और वज़ीर आज़म साहब ने सुकून की नींद की और आज जैसे ही उठे तो उठ के उन्होंने समरी को देखा कि समरी मौजूद है, उसको उन्होंने सीने से लगाया और फौरन जब वो डिफेंस मिनिस्टर को तलब किया और वज़ीर ख़जाना को तलब किया, फिर उनसे तफसीली यानी काफ़ी देर तक उनके साथ डिस्कस होता रहा और उस डिस्कस के बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। रात वाली खबर है, इसके अलावा तो कुछ बस सर वही खबर दोहरा दीजिए अगर। सर कब तक मूव कर देंगे फॉर? थैंक यू सर। बाकी वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो जो प्रोसीजर होता है, जो कानून में ब्रेक डाउन है, उसको हफ्ते दिन लग ही जाएगा। सर कल तक हो जाएगी फाइनल पीएम की रवानगी से पहले? तो है सर कैबिनेट में भी डिस्कस होना है मामला? प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो परसों नाज़रीन, आपको ख्वाजा आसिफ की बॉडी लैंग्वेज और उससे आपको कुछ, मुझे तो डाउट महसूस हो रहा है, मुझे कई शुकूक व शुबात मेरे जहन में जन्म ले रहे हैं कि अब भी जो है वो कोई चीज़ है, अब भी कोई मामला है, अब भी कोई ऐसी बात है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, अब भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ताहम आज शाम को वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास तलब किया और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ बैठकर इस पर मुशावरत की और मुशावरत के बाद जो है वो मीडिया को ये बताया गया कि जो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे हमें उसको वो मंजूर होगा, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का ही आइनी और सवाबदीद अख्तियार है और वही उन्होंने ही तैनात करना है। ताहम हमारी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और जहाँ जिस जगह पे वज़ीर आज़म मुत्तफ़िक हैं, हम सब उसी पर मुत्तफ़िक हैं। तो नाज़रीन, अब कौन किस पर मुत्तफ़िक है, कौन किस पर नहीं है, और अगर सब एक ही जगह पर मुत्तफ़िक होते तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का जो है वो नाम ना आता और क्योंकि उसके नाम पर ज़्यादा जो है वो फोर्स न किया जाता और जो है वो मतलब इतनी मामला चल रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा हैरान कुन बात है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम साथ हैं और दूसरी तरफ एक कहता है कि मेरा ये है, मेरा ये है, और कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, पाक फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, जो 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 ट्रांजिशन है, मतलब जो कमांड है वो एक्चुअली किसके पास होगी, तो इस चीज़ को तैनात जो है वो नहीं करता। बहरहाल आज दोनों अहम तैनातियों पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हुआ और नामों पर इतफाक हो चुका। ताहम कुछ नाम तो सामने आ गए हैं, ताहम बाकी कल 12 बजे आएंगे जब वज़ीर आज़म की तरफ से समरी सदर मुमलकत को अरसाल की जाएगी। नाज़रीन, आपको मैंने जैसा कि इब्तदाई में कहा कि आखिर हुकूमत इमरान खान को क्या परेशानी थी कि वो हर सूरत में फरवरी में इंतखाबात मांग रहे थे, वो मार्च में इंतखाबात मांग रहे थे और उनको हर सूरत में फरवरी और मार्च में इंतखाबात चाहिए थे। अब मैं आपको दो लिस्टें हैं, उन लिस्टों को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद ज़रा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्च और फरवरी में इंतखाबात क्यों मांगे जा रहे थे। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से अगर हम देखें कि जो है वो जो 29 नवंबर को अगर ये समरी अरसाल की जाती तो क्या होता। अब अगर 29 नवंबर को समरी अरसाल की जाती तो अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके होते और नंबर 1 पे होते साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जिनकी रिटायरमेंट की डेट 24 अप्रैल 2023 है, और उसके बाद हैं अज़हर अब्बास साहब, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 27 अप्रैल 2023 है, अपना साहिर शमशाद साहब की भी 2023 है, और नौमान महमूद साहब, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख भी 24 अप्रैल 2023 है, और फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके रिटायरमेंट की तारीख 20 अप्रैल 2023।
20 अप्रैल 2023 ये रिटायरमेंट की डेट है अपना लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर साहब, उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो है 26 नवंबर 2023। अगर नाज़रीन हम 27 तारीख को मद्देनज़र रखते हुए जो लिस्ट मुरतब की गई है उसमें अगर हम देखते हैं तो फिर जो है नंबर 1 पे हैं वो हैं अपना आसिम मुनीर साहब। और आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट है वो तो आपको पता है कि यही 27 तारीख को ही उनकी रिटायरमेंट है, 27/11 को। और उसी के साथ साहिर शमशाद साहब का आपको मैं बता चुका हूँ कि अपना 24 अप्रैल 2023 है। अजहर अब्बास की 27 अप्रैल 2023 है। और नोमान महमूद की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 24 अप्रैल 2023 है। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी जो डेट ऑफ अपना रिटायरमेंट है वो 20 अप्रैल 2023 है। तो नाज़रीन ये तो है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि फरवरी और मार्च में इंतखाबात क्यों मांगे जा रहे थे। फरवरी में इंतखाबात मांगने का जो नतीजा जो मतलब था वो सीधा सीधा ये था कि मार्च में जो है वो जो ट्रांजिशन होती है वो हो जाएगी, नई हुकूमत वजूद में आ जाएगी। और जिस तरह इमरान खान कह रहा था कि हमें तो इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं है, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, हमें तो वैसे ही 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। तो जैसे ही वो आना था उन्होंने आके पहला काम ये करना था कि इस वक्त जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होगा उसको घर भेजकर और उसकी जगह पर फैज़ हमीद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करना था। तो नाज़रीन जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जहांगीर करामत साहब को नवाज शरीफ साहब जो है वो उनसे इस्तीफ़ा ले चुके हैं। और आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से भी इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई थी, ताहम इस बार ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन जिस तरह आप सुन रहे हैं इस वक्त कि सदारती निज़ाम के राग अलापने की कोशिश की जा रही है, अलापा जा रहा है, बल्कि सदारती निज़ाम के निफाज का राग अलापा जा रहा है। और इसके अलावा भी इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ी भयानक बात की है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ताहम ये जो सदारती निज़ाम का जो राग अलापा जा रहा है और जिस रागनी में अलापा जा रहा है उसका मतलब ये है कि इमरान खान कहता है कि न मेरे ऊपर कोई हो और न कुछ हो, सब कुछ मैं हूँ, सदर भी मैं हूँ, सुप्रीम कमांडर भी मैं हूँ और सब कुछ मैं हूँ और मेरी काबीना है, मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँगा। तो इमरान खान ये काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज हो। और मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में भी वो कह चुके हैं कि सदारती निज़ाम का मतलब एक ही आदमी को जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है, या एक ही आदमी होता है जिसके पास जो मतलब जो सेंटर ऑफ पावर होता है। तो जाहिर है कि जब एक ही जगह पे पावर्स इकट्ठे हो जाएं तो वो इंसान कितना जो है वो पावरफुल हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं, इसीलिए जो है वो सदारती निज़ाम की बात की जा रही थी। अब इस सदारती निज़ाम के निफाज के लिए लाजमी है कि अब जो है वो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत चाहिए। और 2/3 अक्सरियत इमरान खान को तभी मिलेगी जब इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात होंगे अगस्त 2023 में। तो अगस्त 2023 तक इमरान खान का क्या होता है, इमरान खान की जो अहलियत है उसका क्या बचता है, और जो उसके खिलाफ जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुके हैं, फौजदारी जो मुकदमात का जो मामला शुरू हो चुका है तोशाखाना केस में, उसका क्या बनता है। और उसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ जो है वो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें जो इलीगल ट्रांजैक्शंस की एक बड़ी भरमार है, उसमें उनका क्या होता है, और बाकी जो केसेस जो उनके खिलाफ दाखिल हैं उनका क्या होता है। तो अगस्त किसने देखा है और अगस्त कौन देखेगा। इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।